नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर पर जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। पहलवान बजरंग पूनिया के बयान पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने किया पलटवार। बोले, बांग्लादेश जाकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखे बजरंग पूनिया। प्रदेश के गाँव में लगने वाले सोलर पावर हाउस पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कहा, सोलर पावर हाउस से किसानों को होगा फायदा। गुरुग्राम सेक्टर 29 में क्लब के बाहर हुए धमाके की जिम्मेवारी रोहित गोदारा ने ली। लॉरेंस गैंग को चलाता है रोहित गोदारा, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। दिल्ली की महिलाओं के बैंक खाते में डाले जाएंगे 2100 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए पीएम मोदी से मिले फडणवीस। फॉर्मूला तय का दावा। 14 को शपथ संभव। 5 दिसंबर को सीएम और डिप्टी सीएम ने ली थी शपथ। एनआईए का बड़ा एक्शन। जैश ए मोहम्मद कट्टरपंथ मामले में 5 राज्यों में मारे छापे। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। असम सरकार का बड़ा फैसला। H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वर्क परमिट को 540 दिनों के लिए बढ़ाने जा रहा अमेरिका। सीरिया की आर्थिक स्थिति खराब। कार्यवाहक पीएम का ऐलान। लाखों सीरियाई शरणार्थियों को लाना है वापस। अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी। फीफा ने किया कंफर्म। 2030 का सीजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बजरंग पूनिया के द्वारा जो शंभू बॉर्डर जाने का ऐलान किया गया था, उस पर उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बजरंग पूनिया क्योंकि कांग्रेस नेता है तो उन्हें किसने रोका है। बिल्कुल जाएं, शंभू बॉर्डर जाएं, लेकिन एक बार बांग्लादेश में भी जाकर देख कर आए, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, इन सब ने तो बोलना बंद कर दिया है और अब बजरंग पूनिया ने बोलना शुरू कर दिया है। हरियाणा की बिनैन खाप हो या दूसरी खाप, वो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किसानों की भलाई के लिए जितना काम किया है उतना तो किसी ने भी नहीं किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों के संगठन भी कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में साथ नहीं आएंगे। बजरंग पूनिया अगर जाना चाहते हैं तो वो जाएं। ये भारत देश आजाद है और कोई भी कहीं भी जा सकता है। बात कर लेते हैं अंबाला की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब नई तकनीक के माध्यम से सोलर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए सभी प्रदेशों को अपनी बात कह रहे हैं कि हमें सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम गाँव में बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से करने के लिए प्रयासरत हैं। किसान अपने ट्यूबवेल और ऊर्जा से चलाएं। इसके लिए उन्होंने अपने विभाग को सुझाव दिया है कि किसानों को हम सीधे तौर पर ऊर्जा पैनल लगाने के बजाय गांव में एक सोलर पावर हाउस बनाकर देंगे, जहां से सीधे किसानों को ट्यूबवेल और घरों में बिजली की आपूर्ति की जा सके, यानी कि पूरे गांव में सौर पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति हो। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली महज 2 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है, जो कि काफी सस्ती होगी। एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए मंत्री अनिल विज ने कहा और एक गांव को एडॉप्ट कर गांव के सारे कनेक्शन सोलर पावर हाउस से जोड़ेंगे, जिसमें कि बिजली उन्हें मिलेगी। इससे किसानों को दिन में बेहतर बिजली मिलेगी। यदि ये कामयाब हो गया तो कोयले की बिजली पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण कम होगा और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ये कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। अंबाला के बाद रुख कर लेते हैं गुरुग्राम का, जहाँ अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी RS भाट और उनकी टीम ने बहरामपुर में बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। ये अवैध कॉलोनी 70 एकड़ में काटी जा रही थी और यहाँ लोगों को लाखों की कीमत में प्लॉट बेचे जा रहे थे, ये आरोप है। जैसे ही नोडल अधिकारी को इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 JCB के साथ इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। उनके साथ लोगों के विरोध से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। गुरुग्राम के बहरामपुर में अवैध तरीके से 70 एकड़ में ये कॉलोनी काटी जा रही थी और नोडल अधिकारी RS भाट ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इस बारे में सूचना प्राप्त हुई है, हमने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कॉलोनी में लाखों की कीमत में प्लॉट बेचे जा रहे थे। इन सब का GPA करवाया जा रहा है। ये कॉलोनी बहरामपुर, मारुति कुंज, रिठौज और अन्य जगहों के कुछ डीलरों के द्वारा काटी जा रही थी। गुरुग्राम के बाद रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से एक बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने महिला सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है और इसका
रजिस्ट्रेशन शुक्रवार यानी कि 13 दिसंबर से भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा भी किया है कि अगर आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव जीत जाती है तो महिला सम्मान योजना की यही राशि दोगुनी कर दी जाएगी और पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ महिलाएं देश को आगे बढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। इसी मां के आशीर्वाद से दिल्ली की सरकार बरकत करेगी। दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले उन्हें गाली देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों को फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा दे रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बृहस्पतिवार को आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। जांच एजेंसी पहले से दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई करी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 19 ठिकानों पर संदिग्धों के जो ठिकाने हैं सुबह से छापेमारी की। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि देश में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंक फैलाने की साजिश में ये लोग शामिल थे। ये अभियान आतंकवादी दुष्प्रचार के प्रसार और चरमपंथी गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित बताया गया। ये कदम आतंकवाद विरोधी एजेंसी द्वारा 5 राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी लेने और शेख सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उर्फ अयूबी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 2 महीने बाद उठाया गया। बात कर लेते हैं असम की, जहां पर आधार कार्ड को लेकर असम की सरकार ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सरकार के मुताबिक किसी की परिवार ने अगर एनआरसी में आवेदन नहीं किया है तो वो विशिष्ट पहचान पत्र के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। इस पर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा घुसपैठ के प्रयास के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है और यही कारण है कि बांग्लादेश में घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है और इसलिए हमने आधार कार्ड प्रणाली को सख्त बनाने का फैसला किया है। विश्व शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये भी कहा कि अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगा और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति का होगा। राजनीति की खबरों के बाद रुक कर लेते हैं खेल की खबर का। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर करेंगे। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने बुधवार रात को यह ऐलान किया। 2034 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए केवल सऊदी अरब ने बिड किया था। ऐसे में ज्यूरिख में वर्ल्ड बॉडी की स्पेशल मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने सऊदी अरब को ऑफिशियल होस्ट घोषित कर दिया। इस ऐलान के बाद से दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि अब तक का सबसे खास वर्ल्ड कप है और उनका सपना सच हो गया है। पुर्तगाल 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और उन्हें इस पर गर्व है। इससे पहले 1930 में उरुग्वे ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और वे 2030 वर्ल्ड कप के पहले मैच को होस्ट करेगा। ओपनिंग सेरेमनी भी इसी देश में होगी। उरुग्वे के अलावा अर्जेंटीना और पराग्वे भी 2030 वर्ल्ड कप के एक मैच होस्ट करेंगे। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।